इसके अंदर आप लोग को पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके अंदर ये जो रूल 2 है ना, ये एक सेपरेट चीज है। जो रूल 3 से लेके 5 तक ये एक सेपरेट चीज है, ठीक है। इसके अलावा रूल 6, 7 एंड 8 वो एक सेपरेट चीज है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं बुक खोल लूं जरा। रूल 2 के ऊपर ना आप लोग लिख लें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस। इसके ऊपर आप लोग लिख लें प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, और इनके लिए आप लोग लिख लें डिनायल। ये मैं आपको ना याद करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल इन चीजों को याद करना भी है, इसलिए। और 6 से लेके 8 तक को आप लोग लिख लें सेट ऑफ, ठीक है। जब आप लिख लीजिएगा मुझे बता दीजिएगा, कोई भी एक बंदा मैसेज कर दे। मैम 6 से लेकर 8 तक सेट ऑफ। हाँ जी। जी। सर इरशाद, ये लास्ट पे है क्या इसका नाम जजमेंट? ये सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एक बार मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हुई है, और लास्ट पे हमारे पास मौजूद है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। प्रॉपर साइटेशन जैसे पीएलडी या एससीएमआर इस तरीके से आती है ना, पीएलडी ये लाहौर के शुमारे में आएगी, उस तरीके से अभी इसकी नहीं आई। लेकिन ये हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद थी जजमेंट, इसलिए मैंने वहां से डायरेक्टली डाउनलोड की है। आप अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखना है कि एक जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचना कि जिस तरीके से प्लेंट है उसको हम लोगों ने एक टाइप से शुरू करना, जो कि हम लोगों ने ऑर्डर 6 और 7 को पढ़ा था, ठीक है। उसके मुताबिक एक तरीके से शुरू करना और एंड पे आके अपनी प्रेयर डाल देनी है। इस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होती। पहले ये मैं आपको जनरल चीज बता रही हूँ कि एक रिटर्न स्टेटमेंट के ना 2 पार्ट्स होते हैं, बाकी वो जो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज है ना वो तो होंगी होंगी, लेकिन इसके जनरली 2 पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट होता है जिसका नाम होता है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन, और दूसरा पार्ट होता है ऑन मेरिट्स का। जो इसके लिए प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस का पार्ट होगा ना, उसके लिए हम लोगों ने ऑर्डर 8 रूल 2 को कंसल्ट करना है। और ये कहता है कि अगर किसी भी डिफेंडेंट को कोई भी मैटर के हवाले से कोई चीज रेज करनी है, या कोई भी ग्राउंड सेपरेट से देना है प्लेंट के रिस्पॉन्स में अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, तो उसने उनको एक सेपरेट हेडिंग बना के उसके अंदर डाल देना है। और फिर उन्होंने बताया हुआ है कि किस किस चीज को हम लोग एज अ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, और कब हमारा जो ये डिनाइल वाला सारा जो होगा ना, ये ऑन मेरिट्स के ऊपर डील कर रहा होगा, डिनाइल वाला हिस्सा। और ये जो रूल 2 है ये सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन वाला होगा। अब मैं इसको पढ़ने लगी हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने पहले एक्सप्लेन किया फिर बाद में पढ़ा तो इस तरह काफी देर हो जाएगी हमें, ठीक है। इसके अंदर है द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग। अच्छा, इसमें ना आप लोगों ने एक काम करना है, इसको 2 कैटेगरी में कर लेना है। रेज बाय हिज प्लीडिंग पे यहाँ पे आप लोग नंबर 1 लिख लें अपने बुक के अंदर, और नंबर 2 के ऊपर आप लिख लें एंड ऑल सच अदर ग्राउंड्स। इसके ऊपर आप लोग नंबर 2 लिख लें, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपके पास फर्दर कैटेगरीज बन जाएंगी कि अच्छा मैंने इसके अंदर यानी कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस को भी आगे 2 में डिवाइड करके सिर्फ आप लोग को ये याद करवाने के लिए है, ठीक है। इस तरीके से द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर्स विच शो द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल। अच्छा, अपनी अपने बुक पे ना आप लोगों ने इस चीज को हाईलाइट कर लेना है, सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल। अब इसका क्या मतलब होगा? मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट कब होती है और कब नहीं होती? सिंपल सी बात है, जब कोई भी सूट होगा वो ऑर्डर 6 और 7 को फॉलो करके प्लेंट के जरिए कोर्ट में आए। एक सेकंड।
सॉरी ये कॉल आ गई थी एक। अच्छा ये देखें, इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि एक प्लेंटिफ है, उसने अपनी प्लेंट लानी है, ठीक है। हम लोग को पता है कि जो प्लेंट लानी है उसके लिए उसने ऑर्डर 6 को और ऑर्डर 7 को मुकम्मल तौर पे फॉलो अप करना है। जब उसने ऑर्डर 6 के सारे रूल्स को कंप्लाई विद कर लिया और 7 के रूल्स को कंप्लाई कर लिया और इसको कोर्ट में लेके फिर ये आ गया, तो फिर हम लोगों ने कहना है कि ये मेंटेनेबल होगी, ठीक है। अदरवाइज ये मेंटेनेबल नहीं है। अगर हम इसको मोटा मोटा देखें ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज मेंटेनेबल है या नहीं मेंटेनेबल। एक सेकंड रुकिएगा, सॉरी ये कॉल आ रही है। अच्छा ये मेंटेनेबिलिटी पे हम लोग बात कर रहे थे। अच्छा हम लोगों ने मेंटेनेबिलिटी के लिए ना सबसे पहले एक चीज देखनी होती है ज्यूरिसडिक्शन इसकी। फिर दूसरे नंबर पे हम लोगों के पास जो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर ग्राउंड्स है ना, उन सबको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों ने देखना होता है कि किस तरीके से ये मेंटेनेबल है। जिसके अंदर है कि कॉज ऑफ एक्शन होगी, या फिर एक दूसरा कोर्ट फीस, फिर उसके बाद था नंबर 3 उसकी अंडर वैल्यू था रिलीफ क्लेम, या फिर नंबर 4 पे होता है कि किस तरीके से एक सूट जो है वो बार्ड बाय एनी लॉ है। और इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ कि ये लिमिटेशन पीरियड से ही बार्ड बाय लॉ है, बल्कि किसी भी लॉ के अंदर चाहे वो सीपीसी खुद ही क्यों ना हो, वहां पे अगर ये बार्ड बाय लॉ है तो इसका मतलब है कि ये है। और इसके अंदर पहले ये था कि हमें प्लेंट से पता चलता था कि ये चीज जो है ये प्लेंट है, ये बार्ड बाय लॉ है, लेकिन अभी अमेंडमेंट के बाद इसके अंदर ये हो गया कि बार्ड बाय लॉ है, लेकिन वो कोर्ट के पास जितना भी रिकॉर्ड अवेलेबल है उससे हमें पता चलता है। अच्छा ये जो सारी एक्सप्लेनेशन है आप लोग अपने आंसर में जब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा ना ऑर्डर 8 रूल 2 के हवाले से, तो आप लोग मेंटेनेबिलिटी की आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन के अंदर लिख सकते हैं। और उसको याद रखने का क्या तरीका है, ऑर्डर 7 रूल 10 और 11, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों ने डायरेक्टली याद रख लेना कि हम लोगों ने इन चीजों को ना अंदर राइट डाउन करना है। अच्छा ऑर्डर 7 रूल 10 और 11, लेकिन आप लोगों ने ना ये सिर्फ याद रखने के लिए इस तरीके से करना है कि 10 से आप लोग ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आइडिया ले सकते हो और 11 से इसके जो 1 2 3 4 इन चारों पॉइंट्स के बारे में आइडिया ले सकते हो, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग इस चीज को उसके साथ मिला के पढ़ेंगे ना, और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप इस ज्यूरिसडिक्शन को फर्दर 3 आगे जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है और सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन है, इन तीनों के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर जाते 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 मेंटेनेबिलिटी को एक्सप्लेन कर देना है। इसको सिर्फ आप लोगों ने एक ही लाइन में एक्सप्लेन करना है ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता है। इनकी आगे फर्दर जितनी भी डिटेल्स होंगी ना उसमें जाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, द डिफेंडेंट। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया सूट इज नॉट मेंटेनेबल, और इसके प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के अंदर जब हम लोगों ने नॉट मेंटेनेबल का करना है तो क्या क्या चीजें बतानी है, ज्यूरिसडिक्शन और उसके अलावा कॉज ऑफ एक्शन या इनसफिशिएंटली स्टैम्प या फिर अंडर वैल्यू या बार बाय एनी लॉ। तो ये मेंटेनेबिलिटी के जुमरे में आप इसकी एक्सप्लेनेशन में फर्दर लिख सकते हो। और दैट द ट्रांजैक्शन इज ईदर वॉइड और वॉइडेबल। अच्छा इन दोनों वर्ड्स को भी आप लोग हाईलाइट कर लें कि वॉइड हो सकती है या वॉइडेबल हो सकती है, और ये किसी भी लॉ के अंदर जिसके मुताबिक ये कोई भी ट्रांजैक्शन वॉइड या वॉइडेबल है। अच्छा इसके अंदर सबसे आसान एग्जांपल जो हम लोग वहां पे कोट कर सकते हैं ना, वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एग्जांपल्स हो सकती हैं, जो कि हमारे पास फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक ऑफ लॉ और कोरियन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन पांचों के हवाले से वो वहां पे जो सेक्शन 19 और 19A में जो जो लिखा हुआ है ना कि एक ट्रांजैक्शन के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कब कोई चीज वॉइड होगी और कब कोई चीज वॉइडेबल होगी। अगर आप लोगों ने अपने आंसर को ब्यूटीफुल बनाना है तो यहाँ पे वो आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर।
और यही चीजें जो है ना, ये आप लोग प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन में भी अपनी रियल टाइम रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अगर वो आपके दावे के साथ मुल्हका हो तो आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन पॉइंट ऑफ लॉ एंड ऑल सच ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस एज if not raised would be likely to take the opposite party by surprise। यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर और वो वाले सारे ग्राउंड्स उन्होंने लेने हैं अपने उस रिटर्न स्टेटमेंट की प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस के अंदर, जो कि अगर अभी ना लिए गए तो बाद में ये दूसरी पार्टी के लिए सरप्राइज होंगे। और इसके लिए आप लोग ना अपनी बुक के ऊपर लिख लें ऑर्डर 6 रूल 7 डिपार्चर वाली जो हेडिंग है, या मैंने उल्टा बोल दिया। ऑर्डर 6 रूल 7 सीपीसी, जो कि डिपार्चर वाला है कि जो भी चीज हम लोगों ने अपनी प्लीडिंग के अंदर लिखा हुआ है उसके बाद हम लोग उसके खिलाफ किसी भी चीज को या उससे ज्यादा किसी भी चीज को अपने एविडेंस में पेश नहीं कर सकते, ये उसी बात को बता रहा है, ठीक है। और वुड रेज इश्यूज ऑफ फैक्ट नॉट अराइजिंग आउट ऑफ प्लेंट, या फिर हम लोग कोई भी ऐसे ग्राउंड्स जिससे कोई इशू ऑफ फैक्ट अराइज हो रहा हो प्लेंट के अंदर से, तो हम लोग उसको प्लेंट के अंदर से ना हो रहा हो लेकिन वो इस तरीके का फैक्ट हो जिससे एक इशू ऑफ फैक्ट बन सकता है, उसको भी हम लोगों ने इसी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के अंदर ही लिखना है, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ इस चीज को, कि आप लोगों के पास अगर कोई ऐसा सेट ऑफ फैक्ट है जो कि प्लेंट से तो अराइज नहीं हो रहा, लेकिन उससे आपको पता है कि कोई इशू ऑफ फैक्ट बन सकता है। अच्छा, जब हम लोग इशू ऑफ फैक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्यूएसओ को लाना है। क्यूएसओ का रोल प्ले होगा यहाँ पे। इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ, ये दो चीजें होती है ना। इशू ऑफ फैक्ट वो चीज होती है जिसके लिए एविडेंस लाना पड़ता है पार्टीज को, जिसके ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो वाली पार्टी। तो वो ये कह रहा है कि अगर प्लेंट में उस चीज के बारे में जिक्र नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये देखें, वुड राइज का मतलब होता है कि आपको ऐसा लगेगा, यानी कि होगा ऐसा, ठीक है, कि इससे कोई इशू ऑफ फैक्ट बन सकता है, तो आपने उसको भी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के अंदर ही लिखना है, ठीक है। एज फॉर इंस्टेंस फ्रॉड, लिमिटेशन, रिलीज, पेमेंट, परफॉर्मेंस और फैक्ट और परफॉर्मेंस, यहाँ तक है। अब आगे उन्होंने एग्जांपल्स दे रही हैं कि क्या क्या ऐसी चीज हो सकती है जिससे कोई इशू है फैक्ट बनना होगा। फ्रॉड बन सकता है, लिमिटेशन बन सकती है, रिलीज बन सकता है। रिलीज ये वो वाला है जो मोर्गेज के बाद होता है या कोई डेट देने के बाद होता है, ठीक है। पेमेंट कोई देनी है या कोई भी परफॉर्मेंस करनी है। और फैक्ट शोइंग इलीगैलिटी, किसी भी किस्म की इलीगैलिटी जो कि बन रही हो और उससे अल्टीमेटली उस दावे के ऊपर कोई ना कोई असर होगा, लेकिन वो चीज प्लेंट में एक्सप्रेसली नहीं लिखी हुई, तो उसको अगर आपने ऐड करना है, एडिशनल बात लिखनी है, तो आप लोगों ने इन सब चीजों को कहाँ पे लिखना है, अपनी प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस के अंदर लिखना है। यहाँ तक रूल 2 के अंदर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। जी जी मिस। जी मिस, ये आपने अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा-सा जो है वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। जो ऑर्डर 2 रूल 2 जो है, जो बताता है, वो जो है वो किस हवाले से जो है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है? क्योंकि उसमें सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम होता है। अगर हम उसको होल क्लेम नहीं डिस्क्राइब करते तो वो रिलिंक्विश हो जाएगा हमारा पार्ट। हाँ लेकिन जी। यहाँ पे जो है वो हमें अमेंडमेंट के हवाले से बता रहा है। नहीं नहीं, इसको थोड़ा-सा अगर काइंडली आप ये अमेंडमेंट नहीं है। ऑर्डर 2 रूल 2 स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली प्लेंट के हवाले से है, और वो वहां जी, पे ये ठीक है। कहता है कि प्लेंटिफ ने जो भी रिलीफ मांगना है ना, वो सारा कुछ जी, जी। प्लेंट के अंदर उसने लिखना है। और अगर वो कोई चीज छोड़ेगा विदाउट कोर्ट की लीव से, यानी कि कोर्ट की इजाजत के बगैर, तो वो दोबारा नहीं आ सकता। यहाँ पे ऑर्डर 8 हुँ, रूल 2 सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में पेश करते हैं और वहां पे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लेते हैं ना, ये उसके बारे में डील कर हुँ, रहा है। और ये वो कह रहे हैं कि ये वाली वो सारी चीजें हैं जिसके अगर वहां प्लेंटिफ ने अपने प्लेंटिफ जब प्लेंट देता है तो उसने 1 2 3 4 5 6 करके अपने पैराग्राफ्स लिखे होते हैं ना,
अब अगर जी, कोई जी। ऐसी चीज है कि उसके जवाब में आप लोग इनको नहीं लिख सकते, ठीक है, ये एडिशनल चीजें हैं जो कि आप लोगों ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के तरीके से की शक्ल में कोर्ट में पेश करनी है, लेकिन वो होंगी रिटर्न स्टेटमेंट का हिस्सा। अच्छा, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना मैं आपको रिटर्न स्टेटमेंट दिखाती हूँ और फिर वहां से बताती हूँ। 1 सेकंड रुकिएगा बस। जी। प्लेंट तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिखा दी थी। ये रिटर्न स्टेटमेंट है। अच्छा, ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ये एक सूट है परमानेंट इंजंक्शन के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, जी। आपने सिर्फ, मैं अभी जो जितना हिस्सा दिखा रही हूँ ना उसके ऊपर गौर करना, बाकी छोड़ दें क्योंकि वो आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। ये इसके अंदर है प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन की हेडिंग है। अब ये देखें, द प्लेंटिफ हैज नॉट अप्रोच्ड दिस कोर्ट विद द क्लीन हैंड्स एज, और आगे वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। ये वो वाली जी, जी। एक्सप्लेनेशन है सारी जो डिफेंडेंट अपनी तरफ से दे रहा है, जो कि प्लेंटिफ की प्लेंट का हिस्सा नहीं था, ठीक है, किसी भी तरीके से। लेकिन उसको ये लगता है कि इससे या तो कोई इशू ऑफ फैक्ट रेज हो सकता है, या इरशाद बुखारी साहब, 1 मिनट मैं इनका जवाब दे लूं पहले। उसके बाद इससे कोई इशू ऑफ फैक्ट रेज हो सकता है। उसके अलावा ये मेंटेनेबल सूट नहीं है, या इससे कोई वॉइड या वॉइडेबल इफेक्ट होगा अल्टीमेटली। यानी कि जितना भी हम लोगों ने रूल 2 के अंदर सारा कुछ पढ़ा है ना, वो सारा कुछ यहाँ पे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के अंदर आना है। और मेंटेनेबिलिटी के हवाले से मैंने आपको बताया था कि आप ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11 को उल्टा करके अगर याद रख लेंगे ना, कि ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, कॉज ऑफ एक्शन के बारे में, या फिर बार बाय लॉ के बारे में, या नो कॉज ऑफ एक्शन, या फिर अंडर वैल्यू रिलीफ, या कोर्ट फीस इनसफिशिएंटली जी, जी। स्टैंडर्ड, तो उन सबको हम लोगों ने इसका हिस्सा बनाना है। हमने नीचे इसका बिल्कुल दूसरा ठीक है। पार्ट होता है ऑन मेरिट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा जी, चलेगा। वो बर्ज़-ए-मिनात जो उर्दू में, हाँ जी, उर्दू में वो होता है इब्तिदाई उज़रात, और फिर आगे बर्ज़-ए-मिनात हमने वो 1 बाय 1 उसको जो है वो डिनाई करना है या उसको एग्जैक्टली एक्सेप्ट करना है, जो भी। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। जी, बिल्कुल ठीक है। उसमें जो पहले नंबर पे आपने बोला है ना, इब्तिदाई उज़रात, उसको इंग्लिश में कहते हैं जी, जी। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन। तो जी, ठीक है, जो ठीक है। हम कहते हैं कि ये मुद्दई साफ हाथों से कोर्ट में नहीं आया, या ये मुझे ना, मैंने उर्दू में प्लीडिंग नहीं की इसलिए मुझे जी, जी, जी। पता नहीं, जी, जी, ठीक है, मतलब मुझे क्लियर रेफरेंस हो के गया। तौर पे थैंक यू आपको सो पता मच। चल जाएगा। हाँ, इसको जी, प्रिलिमिनरी बिल्कुल ठीक। ऑब्जेक्शन को इब्तिदाई उज़रात कहते हैं, और ऑन मेरिट्स को जी, वो जो मैडम ने कहा वही कहते हैं। बर्ज़-ए-मिनात, जी, बर्ज़-ए-मिनात, बर्ज़-ए-मिनात, जी। ठीक है जी। इरशाद साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी सर। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि इज इट नेसेसरी कि जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है उनको हर सूरत में हमने लिखना है अपने जो प्लेंट है, या फिर अगर हम उन्हें ना लिखे तो कोई इशू नहीं है? मतलब थोड़ा सा ये अच्छा, ये कंफ्यूजन एक था। बात क्लियर कर लीजिएगा, ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रिटन स्टेटमेंट में लिखते हैं, और अगर डिफेंडेंट को ये लगता है कि मुझे ये वाले ग्राउंड लेने ही चाहिए, तो आप लोग प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिखेंगे। अदरवाइज आप लोग ये ऑन मेरिट्स लिख के ना इनके जवाब नीचे देना शुरू कर देंगे कि कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 बीइंग फॉल्स, इनकरेक्ट, ये वगैरह सारा कुछ। और ये A to Z ऑन मेरिट्स के बाद जिस तरीके से प्लेंट के अंदर लिखा होता है ना कोई पैराग्राफ, उसके मुताबिक ही पैराग्राफ के अंदर इनके जवाब आते हैं, ठीक है, ये इनके। लेकिन जो ऊपर प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है ना, उसके अंदर ये ऐसा हो ही नहीं सकता अनटिल और अनलेस वो जो रिटन स्टेटमेंट है ना वो कंसीडिंग स्टेटमेंट ना हो। यानी कि जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आपस में रजामंदी कर लेते हैं किसी भी चीज के ऊपर, और डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ के हक में अपना जवाब दावा दे लेता है। कंसीडिंग स्टेटमेंट में प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन नहीं होता। उसके अलावा आप कहीं से कोई भी उठा लेते हैं, और ये तकरीबन 8 से 10 ही हैं जो कि यूज होते हैं। जैसे प्लेंटिफ ने क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट को अप्रोच नहीं किया, सूट टाइम बार्ड है, या प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं लगी, या फिर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती। और ज्यूरिसडिक्शन के अंदर चाहे वो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन हो, चाहे वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन हो, चाहे फिर वो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन हो, कोई भी हो, ठीक है। कहने का यह मतलब है कि प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन अगर आप ना लोगे
तो फिर आगे जाके आप लोग इसके बारे में अगर आपको बाद में कोई चीज याद आती है, आप इसको ऐड ऑन नहीं करवा सकते अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। मास वाई अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग में जाके उसकी दरखास्त ऑर्डर 6 रूल 17 की आप देंगे। अगर आप वो वाली दरखास्त कोर्ट के अंदर देंगे, फिर अगर वो एक्सेप्ट होगी तो आपको इजाजत मिलेगी, और फिर आप जो भी अपना ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो उसको प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन की सूरत में डाल के अमेंडेड प्लेंट कोर्ट में अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट कोर्ट में जमा करवाएंगे। उसके अलावा कोई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छा कंसीडिंग स्टेटमेंट का और इसका ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन वाली रिटर्न स्टेटमेंट का ना, मैं आपको एक फर्क बता देती हूँ। अगर आप प्लेंटिफ के सारे क्लेम को मान रहे हो और आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, तो आप सिंपली कंसीडिंग स्टेटमेंट कोर्ट में जमा करवा देते हो। लेकिन जो कुछ प्लेंट के अंदर लिखा हुआ है आप उससे इख्तलाफ करते हो, लेकिन वो चीज डायरेक्टली प्लेंट के अंदर मेंशन्ड नहीं है, या उसको आप अपने अल्फाज में मेंशन करना चाहते हो, तो आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के जुमरे में लाके उसको लिख सकते हो। ठीक है। और उसके ऊपर प्रिंसिपल्स जो है ना, चाहे वो स्टॉपल का प्रिंसिपल हो, प्लेंटिफ का किसी प्रीवियस कंडक्ट की वजह से लिमिटेशन हो, या जो अभी हम लोगों ने रूल 2 पढ़ा है, इस सारे को मद्देनजर रखते हुए ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन ऑपरेट करेगी। अगर आपका फिर कोई भी नहीं है तो फिर आप ना लिखें, आप ऑन मेरिट्स में जाएं और डायरेक्टली जाके अपना जवाब देते जाएं। ठीक है। आपका सवाल क्लियर हुआ है? नासिर साहब, ये ऑर्डर 8 रूल 2 के बारे में डिस्कशन थी। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं ऑर्डर 8 रूल 3 के ऊपर। अच्छा, 3, 4 और 5 ये तीनों हम लोगों ने इकट्ठे पढ़ने हैं। इसको इकट्ठे पढ़ने का ये मतलब है कि अभी हम लोगों ने, मैंने आपको दिखाया ना प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन का, उसके नीचे एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ये इसके लिए आप लोगों ने ऑर्डर 2 को मद्देनजर रखना है। ठीक है। और इसके लिए इब्तदाई उजरात इसको उर्दू में कहते हैं। ठीक है। और ये जो ऑन मेरिट्स है ना, बरजिमनात, इसके ऊपर हम लोगों ने अभी अपना रूल 3 अपनाना है, रूल 4 और रूल 5। ठीक है। आप लोग अपनी आसानी के लिए ऑन मेरिट्स लिख के आगे लिखें डिनायल, और आगे रूल 3, 4, 5 लिख लें, जो मैंने आपको शुरू में लिखाया है। ठीक है। अब मैं इनको 1 बाय 1 पढ़ने लगी हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ क्लियर होता जाए। मैं इसको भी आपको दोबारा भी दिखा दूंगी। ठीक है। अच्छा, ये डिनायल टू बी स्पेसिफिक। अब जब भी हम लोगों ने प्लेंटिफ का कोई भी क्लेम आया होगा, प्लेंटिफ का, अब डिफेंडेंट ने उनको डिनाई करना है। अगर डिनाई ना करेगा तो जो डिक्री है वो तो डिफेंडेंट के खिलाफ हो जाएगी और प्लेंटिफ के हक में फिर अल्टीमेटली हो जानी है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि प्लेंटिफ के लाए गए क्लेम के हम लोगों ने खिलाफ उसको डिनाई कैसे करना है। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 उसको वो करते हैं। Denial to be specific. It shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth. ठीक है। यहाँ तक एक बात। और दूसरी, एक्सेप्ट डैमेजेस, इसको भी आप भूल जाएं फिलहाल। यहाँ तक आप लोग का सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर कोई भी डिफेंडेंट है, उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर कोई भी ग्राउंड को डिनाई करना है, तो वो जो डिनाइल होगा ना उसका स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी कि अगर उसका एक पैराग्राफ नंबर 1 है ना प्लेंट का, उसके मुताबिक उसने बताना है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पे ऑन मेरिट्स लिख के कि मैं पैराग्राफ 1 जो कंटेंट्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ प्लेंट है उनको डिनाई कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना अजान हो रही है, 1 मिनट रुकिएगा जरा। But the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit truth. और उसके बाद जब उसने स्पेसिफिकली डिनाई कर देना कि मैं इसको नहीं मान रहा, या मैं इसको वेहमेंटली अपोज कर रहा हूँ, या जिस भी तरीके से वो डिनाई कर रहा है, उसने उसके बारे में जो भी उसके खिलाफ एलिगेशंस वगैरह लगी होंगी ना,
उसके बारे में उसने फर्दर अगर एक्सप्लेनेशन में जाना चाह रहा है और उसकी वाकई ही कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद है तो वो उसने देनी है। एक्सेप्ट डैमेजेस, अच्छा 2 वर्ड के दरमियान ना आप लोगों ने हमेशा डिफरेंस रखना है, एक डैमेज और दूसरा डैमेजेस। ये हमें सबको पता होता है लेकिन ना कभी कभी हम लोग जल्दी में ये एस लिखना भूल जाते हैं। अगर हम ये एस लिख देंगे तो इसका ये मतलब है कि जो हमें कंपनसेशन वगैरह मिलती है ना कोर्ट से, ये वो वाले डैमेजेस बन जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग एस नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब नुकसान होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ते वक्त ध्यान रखना है। और ये जो डैमेजेस की बात हो रही है ना, वो कह रहा है कि सूट फॉर डैमेजेस के अंदर कोई भी सूट आया हुआ है और उसके अंदर कोई प्लेंटिफ ने अपनी स्पेसिफिक एलिगेशन की हुई है, तो उसके अंदर पैराग्राफ नंबर 1 के लिए पैराग्राफ नंबर 1 का स्पेसिफिक डिनाइल करना जरूरी नहीं है। वो जिस तरीके से होगा उसको उसके मुताबिक ही डील किया जाएगा। और ये डैमेजेस के लिए ना मैंने अपनी प्रैक्टिस में अभी तक कोई भी सूट नहीं देखा, तो लिहाजा इसका मैं आपको फर्दर इसके ज्यादा नहीं बता सकती, ठीक है। उसके बाद है, अगर किसी बंदे ने देखा हो तो लास्ट पे प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा। Evasive denial, where a defendant denies an allegation of fact in the plaint, he must not do so evasively but answer the point of substance। यानी कि जो भी उस प्लेंटिफ ने उस प्लेंट के अंदर लिखा होगा ना कि ये मेरी ये एलिगेशन है, फर्ज करें वो कह रहा है कि ये हुंजाइस ने मेरे चोरी की है, तो मुझे बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि मैंने इसकी चोरी नहीं की। मैं ये नहीं कह सकती कि इसकी पूरी प्लेंट का ये था और मैं अपनी पूरी रिटन स्टेटमेंट के अंदर ये बता रही हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। नहीं, उसने जो पैराग्राफ नंबर 1 में बताया होगा मुझे उसके मुताबिक ही पैराग्राफ नंबर 1 की जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो डालनी पड़ेगी। Thus, if it is alleged that he received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount। और अब वो कह रहा है कि अगर उसने कहा कि इसने मेरे से 50,000 रुपया लिया है, तो इसमें हम लोगों का सिर्फ ये कह देना कि मैंने इससे 50,000 रुपया नहीं लिया, ये कहना काफी नहीं है, बल्कि but he must deny that he received that sum or any part thereof or else set out how much he received। वो कह रहा है कि अगर उसने फिर इस चीज को डिनाई करना होगा, ना तो उसने इसकी पूरी की पूरी रकम ली है ना ही उसका पार्ट लिया है, लेकिन अगर उसने पहले उससे ली हुई है वो चीज, यानी कि वो 50,000 रुपए लिए हुए हैं और वो फिर बाद में ये कहना चाह रहा है कि उसने कुछ रिसीव किए थे उसके अंदर और किस तरीके से रिसीव किए थे और कितनी अमाउंट रिसीव की थी। हो सकता है ये लोग 50,000 कह रहे हैं इसने लेना है मुझसे, लेकिन मैंने 25,000 लिया हो, तो फिर उन्होंने हाउ मच का मतलब है जितनी भी उसने रिसीव किया उसको वो सारा कुछ वहां पे लिखना पड़ेगा। एंड इफ एन एलिगेशन इज मेड विद डाइवर्स सर्कमस्टांसेस, इट शैल नॉट बी सफिशिएंट टू डिनाई इट अलोंग विद दोज सर्कमस्टांसेस। और अगर किसी ने बहुत ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के सर्कमस्टांसेस के साथ कोई एलिगेशन लगाई है, तो फिर इसके लिए ये काफी नहीं होगा कि उन सर्कमस्टांसेस को डिनाई किया जाए, बल्कि वो अपने डिफेंस में जो थोड़ा बहुत देना चाहता है ना, और वो ऐसी चीज डिफेंस के अंदर देना चाहता है जो कि एविडेंस ना कहलाए बल्कि वो उसकी अपनी बात कन्वे कर दे, तो वो उसको यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर ना एक थिन लाइन डिफरेंस है कि एविडेंस क्या चीज है और आपका डिफेंस क्या चीज है। और ये आपको ना अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों ने कभी भी वो चीज शो नहीं करनी जो आप आगे ट्रायल में जाके अपने डिफेंस में कहेंगे। हाँ, अगर उसका कोई इफेक्ट वगैरह बनता हुआ वो आप दे सकते हैं। और इसके लिए जितने भी प्रिंसिपल्स है ना, वो जो हम लोगों ने ऑर्डर 6 के अंदर प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना शुरू वाले 2 3 4 5 6 इस तरीके वाले, वो सारे आएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट था तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट था, अगर किसी ने फ्रॉड किया तो उसका क्या होगा, या किसी ने मेलाफाइड इंटेंशन से किसी दूसरे बंदे के साथ काम किया है तो उसका क्या, यानी कि जो जो ऑर्डर 6 के अंदर इन रूल्स इनके मुतलका रूल्स के अंदर लिखा हुआ है हमने उनको फॉलो करना है, क्योंकि ऑर्डर 6 जो है वो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और आज का जो मैंने कल आप लोगों को असाइनमेंट दी थी सिर्फ 3 लोगों ने की थी, एक मैडम सुमेरा थी और एक सर अली गिल थे और एक सर अली अहमद थे, उसके अलावा किसी ने नहीं दी, लेकिन इन तीनों के आंसर ठीक थे, ठीक है। आ गया स्पेसिफिक डिनाइल, एवरी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इन प्लेंट if not denied specifically or by necessary implication or stated to be not admitted in the pleading of